रात का समय था। चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ था। ऐसे में दो भाई विजय और सुरेश अपने कंधे पर कुदाल और फावड़ा रखे घने जंगल की तरफ बढ़ रहे थे। अरे क्या करें, अब तो चलते चलते रात हो गई। भैया, इतनी रात हो गई, वह बरगद का पेड़ तो कहीं नजर आया ही नहीं जो बाबूजी ने मरने से पहले बताया था। कहीं बाबूजी मरते मरते मजाक तो नहीं कर गए ना? अरे अभी तो जंगल की शुरुआत ही हुई है। वो पेड़ भी हमें ज़रूर मिलेगा। बाबूजी जी तक जी कभी झूठ नहीं बोले, मरते मरते क्या ही झूठ बोलेंगे। हाँ, वो बात तो ठीक है, लेकिन मुझे वो कहानी याद आ रही है जिसमें एक बूढ़ा मरते मरते यह बोल जाता है कि उसने जमीन में खजाना गाड़ा है और उसके मरने के बाद उसके चारों बेटे जमीन खोदना शुरू करते हैं, लेकिन उन्हें खजाना ही नहीं मिलता। तो एक बूढ़ा उनको समझाता है कि बेटा, तुम्हारे बाबूजी जब खजाने की बात कर रहे थे तो उस समय उनका इशारा इस जमीन पर उगने वाली फसल से था। वैसे भैया, आप भी ना क्या क्या सोचते रहते हैं, लेकिन मुझे अपने बाबूजी पर पूरा भरोसा है, वो ऐसा तो नहीं करेंगे। काफी देर चलने के बाद इन दोनों को एक बरगद का पेड़ नजर आया। अरे वो देखो, मिल गया बरगद का पेड़। भैया, चल चल कर थक गए हैं, पहले थोड़ा आराम कर लेते हैं। अरे आराम उरूम छोड़ो, पहले जमीन खोदकर धन निकालते हैं। यह कहकर विजय ने जमीन पर कुदाल मारी और खुदाई शुरू कर दी। अरे खोदो सुरेश, खोदो, तुमको धन नहीं चाहिए क्या? ये सुनकर सुरेश भी खुदाई में लग गया। दोनों ने काफी देर तक खुदाई की और आखिर में उन्हें जमीन के अंदर एक चांदी का सिक्का मिला। ये क्या है? सिर्फ एक चांदी का सिक्का? अब पेरे की। भैया, बाबूजी इस सिक्के के बारे में ही बात कर रहे थे क्या? मुझे अब सब समझ में आ गया। तूने ही पुश्तैनी धन यहाँ से निकाला है ना? बोल, निकाला है ना? अरे ये क्या कह रहे हैं भैया आप? मैं तो कल रात घर में ही था, आपको तो पता ही है। ओ, तो तू ऐसे नहीं मानेगा। ठीक है, फिर अब इस बात का फैसला प्रधान जी ही करेंगे। अगली सुबह विजय के कहने पर यह दोनों अब प्रधान जी के पास पहुंचे। प्रधान जी, हमारे बाबूजी ने मरने से पहले हमें बताया था कि उन्होंने हमारे पुश्तैनी धन को जंगल में एक बरगद के पेड़ के नीचे गाड़ा है, और जब हमने वहां खुदाई की तो हमें वहां सिर्फ एक चांदी का सिक्का ही मिला। सिर्फ एक चांदी का सिक्का? अच्छा, यह बताओ, तुम लोग अब क्या चाहते हो? क्या मैं कोई मंत्र तंत्र पढ़ूं, तुम्हारे बाबूजी को वापस से जिंदा करूं, ताकि तुम लोग पूछ सको कि बाबूजी झूठ क्यों बोले हैं? अरे प्रधान जी, बाबूजी ने कल रात को मरने से पहले हम दोनों के सामने यह राज खोला था, और कल रात ही हम उस धन को निकालने वाले थे, लेकिन मेरी बीवी रीता की तबीयत बिगड़ गई, इसीलिए हम जा नहीं पाए। और आज जब हम वहां पहुंचे तो वहां मिला सिर्फ एक चांदी का सिक्का। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बताओ। प्रधान जी, हम यही कहना चाहते हैं कि जब मेरी तबीयत खराब थी और हम दोनों घर में ही जाग रहे थे, तो इस बात का फायदा उठाकर यह सुरेश और इसकी बीवी यहाँ आए होंगे और इन्होंने ही वह सारा धन निकाल लिया होगा, जिससे पूरा धन इनको मिल जाए। अरे ये आप क्या कह रही हैं भाभी? हम भला ऐसा क्यों करेंगे? आप हमारे भैया और भाभी हैं, आपके साथ ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते हम। अरे जब दौलत बिकती है तो भैया भाभी नहीं दिखाई देते, और एक सिक्का गलती से वहाँ रह गया, इसका मतलब यही है कि तुम दोनों ने मेरी खराब हालत का फायदा उठाकर सारा धन वहाँ से निकाल लिया। अब तो मुझे ये लगता है कि मेरी बीवी को भी बीमार तुम ही लोगों ने किया होगा। अरे देखो विजय, तुम ऐसे बिना किसी सबूत के
यह तय नहीं कर सकते कि इन दोनों ने ही वह सारा धन चुराया है, और सुरेश इतना लालची तो कभी हो ही नहीं सकता। अरे क्यों नहीं हो सकता प्रधान जी? क्या यह राजा हरिश्चंद्र की औलाद है? बस बहुत हुआ भैया, आप मेरे साथ साथ मेरी बीवी को भी बेइज्जत कर रहे हैं। मुझे ना पहले धन का लालच था, ना आज। आप ही रहिए इस कोठी में, मुझे आपके साथ बिल्कुल नहीं रहना। अरे भाई, जज्बाती मत बनो सुरेश। इस घर पर तुम्हारा भी उतना ही हक है जितना तुम्हारे भाई विजय का है। चलो गीता, हम इस घर में अब नहीं रहेंगे, चला यहाँ से। सुरेश की बात सुनकर गीता ने बक्सा उठाया और दोनों ने उसी समय घर छोड़ दिया। अब हम कहाँ रहेंगे जी? बिना छत का कैसे गुजारा होगा? गीता, अब यही जमीन हमारी संपत्ति है। हमें भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमारे पास इतनी बड़ी जमीन है। कुछ लोगों के पास तो यह भी नहीं होती। जैसा आप कहें जी, लेकिन रहेंगे कहाँ पर? सुरेश ने जमीन के एक हिस्से पर एक कुटिया बनाई और अपनी पत्नी के साथ उसमें रहने लगा और बाकी बची बंजर जमीन पर खेती का काम शुरू किया। देख लिया मेरे दिमाग को? हाँ जी, मान गई आपके दिमाग को। आपने कितनी चालाकी से वह सारा धन हड़प लिया और किसी को कुछ पता भी नहीं चला। अब तो मैं अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी करूंगी। अरे इस तरह नहीं भाई, अभी हमें यह नहीं दिखाना है कि हमारे पास धन है। हमें इस समय सिर्फ यह दिखाना है कि मैंने मेहनत मजदूरी करके बड़ी मुश्किल से धन कमाया है, और फिर एक आधा साल गुजर जाए तब खुलकर उस धन का इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। इंतजार का फल मीठा होता है भाग्यवान। ठीक है जी, जैसा आप कहें। मैं एक काम करता हूँ, मैं एक गधा लेकर आता हूँ। उस गधे को लेकर बाजार जाया करूंगा और घूम फिर कर वापस आ जाया करूंगा। सबको यही लगेगा कि मैं गधे के साथ मजदूरी करके थोड़ा बहुत धन कमा के लाता हूँ। इतना कहकर विजय जंगल के रास्ते से बाजार की ओर निकल पड़ता है। तभी उसने देखा कि एक सेठ एक गधे को पेड़ से बांधकर उसे भूखा प्यासा छोड़ रहा है। यह आप क्या कर रहे हैं मालिक? आप मुझे इस जंगल में अकेला छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? मेरी ही वजह से आप एक अमीर लालाजी बने हैं और आप मेरे साथ ही ऐसा सुलूक कर रहे हैं। अरे यही तो वजह है कि मैं तुझे यहाँ छोड़ने आया हूँ। तू एक जादुई गधा है और तेरी ही वजह से मैं इतना अमीर लाला बना हूँ। अब यह बात अगर किसी को पता चल गई तो वह तुझे ले जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि कोई तेरा इस्तेमाल करके मुझसे भी ज्यादा अमीर हो जाए। अरे मालिक, ऐसा मत कीजिए। क्या आप मुझे इस जंगल में मारने के लिए लाए हैं? अरे नहीं नहीं, चिंता मत कर, मैं तुझे नहीं मारूंगा। अब कुछ दिन तक यहाँ खाना पीना मिलेगा नहीं तो तू अपने आप ही मर जाएगा। मैं क्यों अपने हाथ गंदे करूं? इतना कहकर वो वहां से जाने लगता है और वह गधा लाला जी को आवाज लगाते हुए कहता है, नहीं मालिक, मुझे छोड़कर मत जाइए। मालिक, मुझ पर दया कीजिए। गधे के पुकारने पर भी वो सेठ वहां से चला गया, लेकिन अब विजय के चेहरे पर भयानक मुस्कान झलक आई। प्रणाम गधे महाराज। अरे ये क्या? एक इंसान मुझे प्रणाम कर रहा है, एक गधे को प्रणाम? आप कोई आम गधे नहीं है महाराज। मैंने सब देखा और सब सुन लिया है। आपने उस आदमी को कितना अमीर बनाया और वो कितना बेरहमी है जो आपको यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया। क्या तुम्हें पता चल गया कि मैं एक जादुई गधा हूँ? मुझे अपने साथ मत लेकर जाना, मुझे यहीं मरने के लिए छोड़ दो। ऐसी बात करते हैं, आपको क्यों छोड़ जाऊं महाराज? आप तो पूजनीय हैं। अब तुम भी मुझे उस आदमी की तरह घर ले जाओगे, फिर 16 दिन तक खातिरदारी करोगे और उसके बाद
जब मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करके तुम्हें एक अमीर सेठ बना दूंगा तो तुम भी मुझे इसी तरह यहाँ मरने के लिए छोड़ जाओगे। अरे नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। मैं तो बस सत्कर्म करने की भावना से आपको अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। आपकी सेवा करूँगा, खिलाऊंगा पिलाऊंगा, आपकी आरती भी कर दूंगा। गधे के लाख मना करने के बाद भी विजय ने उस गधे को खोला और अपने साथ उसे अपने घर ले गया। अरे वाह, आपको तो गधा भी मिल गया। कितने ने खरीदा आपने इसको? अरे रीता, क्या कहती हो? इन्हें गधा मत कहो, इन्हें गधा महाराज बोलो। क्या पागल हो गए हैं जी? एक गधे को इतनी इज्जत दूं? अरे मालिक, मुझे छोड़ दीजिए ना। देखिए, यहाँ भी मेरी कोई कदर नहीं है। अरे ये क्या, एक गधा बोल रहा है। अरे तुम चुप हो जाओ, बात को समझती नहीं हो। मेरे साथ आओ। विजय रीता को किनारे में ले गया और उसे गधे के बारे में सब कुछ बताया। इस तरफ बेचारा सुरेश जमीन पर दिन रात मेहनत करके भी परेशान था। इतनी मेहनत करने के बाद भी इस जमीन पर एक पौधा भी नहीं उगा। अब तो लगता है कि मुझे मेहनत मजदूरी करके ही धन कमाना होगा। अब पता चला कि उन्होंने जानबूझकर आपको यह जमीन क्यों दी, क्योंकि यह एक बंजर जमीन है। मेरा तो अब भगवान पर से भरोसा ही उठ गया है। उसने हमारे साथ कितना गलत किया, लगता है उसने अब न्याय करना छोड़ दिया है। अरे गीता, ऐसा नहीं कहते। अब जो हो गया सो हो गया। यह देखो कि हमें आगे क्या करना है। यह कहकर सुरेश ने कोने में पड़े सामान की तरफ देखा, जिसमें एक कुल्हाड़ी भी थी। मैं आज से ही जंगल जाकर लकड़ियां काटूंगा, फिर उन्हें बाजार ले जाया करूंगा और वहां बेचकर उनसे धन कमाऊंगा। सुरेश ने कुल्हाड़ी उठाई और फिर जंगल की ओर चला गया। शाम तक उसने बहुत सारी लकड़ियां काट ली थीं। फिर सभी कटी हुई लकड़ियों को इकट्ठा किया। अब मैं इन लकड़ियों को घर कैसे लेकर जाऊंगा? तभी ना जाने कहां से एक गधा उसी समय वहां पहुंचा। अरे यह गधा किसका है? अरे भाई, कोई आसपास है क्या? कोई है क्या आसपास? अरे किसका गधा है? उसने बहुत आवाजें लगाई, लेकिन वहां जंगल में सुरेश और उस गधे के अलावा और कोई नहीं था। कि मालिक इसे ढूंढ रहे होंगे, पता नहीं कहां से बिछड़ गया। ठीक है, ऐसा करता हूँ, इसी पर लकड़ियां लादकर घर ले जाता हूँ। कल इसको शहर ले जाकर कोतवाल के हवाले कर दूंगा। यह सोचकर उसने लकड़ियां गधे पर लादी और फिर घर पहुंचा। अरे यह गधा आपको कहां से मिल गया? अरे गीता, यह बेचारा जंगल में भटक रहा था, इसलिए मैं इसको यहाँ ले आया। इसका मतलब है कि अब आपको सर पर लकड़ियां रखकर बाजार नहीं जाना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं भाग्यवान, मैं इस गधे को कल शहर ले जाऊंगा और कोतवाल के हवाले कर दूंगा। जिसका यह गधा होगा, कोतवाल उसे वापस लौटा देगा। सच में आप जैसा इंसान मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। इतनी मुसीबत में भी आप अपने विषय में नहीं सोच रहे हैं। रात के समय सुरेश अपने आंगन में सो रहा था। तभी उसे अपनी आंखों पर बहुत तेज रोशनी महसूस हुई। उसने अपनी आंखें खोलकर देखा कि गधा चांद की रोशनी में अजीब तरह से चमक रहा है। गधे ने इधर उधर देखा, फिर वो वहां से जंगल की तरफ जाने लगा। ये भगवान, यह कोई आम गधा नहीं है। इसका कुछ तो रहस्य है। सुरेश उस गधे के पीछे पीछे जाने लगा। गधा जंगल के अंदर एक गुफा में घुस गया। अरे मालिक, आप आ गए। अरे तुम बोल सकते हो? हाँ, मैं बोल सकता हूँ। और आपने ये भी देख लिया होगा कि मैं चांद की रोशनी में किस तरह चमकता हूँ। हाँ,
मैंने देखा, लेकिन ये क्या रहस्य है? तुम असल में कोई गधे ही हो या फिर कुछ और? ये रहस्य तो मैं किसी को बता नहीं सकता मालिक, लेकिन मैंने देखा है कि आप बहुत ही सभ्य व्यक्ति हैं, तो मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। आप बस मेरे पीछे पीछे आइए मालिक। ये कहकर गधा आगे बढ़ा और सुरेश भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। फिर वह दोनों एक जगह पहुंचे। इन्होंने देखा कि ऊपर से रोशनी आ रही है और उस रोशनी के साथ ही जमीन पर कुछ बीज गिर रहे हैं। यह बीज जो ऊपर से गिर रहे हैं, यह कोई आम बीज नहीं है मालिक, यह जादुई बीज हैं। आपको जितनी जरूरत है आप उतने बीज ले लीजिए। इन बीजों को अगर आप रात के समय अपने खेतों में बो दोगे तो आपकी बंजर जमीन पर भी फसल उग जाएगी। यह सुनकर सुरेश को थोड़ी हैरानी हुई। उसने हिम्मत करके अपना हाथ आगे बढ़ाया और वह बीज उठाकर एक पोटली में बांध लिए। शुक्रिया दोस्त, क्या तुम अब भी मेरे साथ रहोगे? मतलब तुम एक रहस्यमयी गधे हो। यह जानकर मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं तुमसे मजदूरी कराऊं। ना मालिक, मैं तो आपके साथ ही रहूंगा, लेकिन आप मेरे बारे में किसी से कुछ मत कहना। मैं तो पहले ही तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता था। जितना देखा है यह भी किसी को नहीं बताऊंगा। और हाँ, अब मैं तुमको गधा तो कभी नहीं बोलूंगा। आज से तुम मेरे दोस्त हो। सुरेश ने वह पोटली उठाई और गधे के साथ घर वापस आ गया। अगली सुबह होते ही उसने जमीन पर जुताई शुरू कर दी। रात होते ही उसने उन बीजों को जमीन में बो दिया और फिर खुशी खुशी घर वापस चला गया। वहीं विजय अपने गधे की खातिरदारी में व्यस्त था। ऐ गधे महाराज, पिछले 15 दिनों से हम आपकी सेवा में लगे हुए हैं। कभी केला, कभी सेब, कभी ये, कभी वो। अब आप भी हमारे बारे में कुछ सोच लेते तो। दिखा दिए ना आपने कि आप भी मेरी सेवा लालच में कर रहे थे। अरे नहीं नहीं गधे महाराज, नाराज मत होइए। मैं तो बस ऐसे ही बातचीत कर रहा था आपसे। वो गधे की खूब खातिरदारी करता। तीन दिन पूरे हो जाने के बाद जब सुरेश अपने खेत गया तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वहाँ का नजारा देखकर सुरेश खुशी से झूम उठा। अब सुरेश के खेतों में अच्छी फसल उगने की वजह से उसकी आर्थिक स्थिति काफी अच्छी हो गई थी। 2 दिनों के अंदर ही रीता भी उस गधे से परेशान हो चुकी थी। बस बहुत हुआ। सुनिए गधे महाराज, मैंने आपकी सेवा इतनी की है जितनी सेवा मैंने अपने ससुर की भी नहीं की। और सुन लो, इन्हें लालच हो या ना हो, मुझे लालच है और मैं अब अमीर होना चाहती हूँ। अगर तुम सच में जादुई गधे हो तो यह ठूस ठूस कर खाना बंद करो और हमें अमीर बनाने का कोई उपाय करो। लगता है मुझे अब जादू करना ही पड़ेगा। मेरे अंदर एक शक्ति है कि मेरे सामने जितना धन रखा जाए मैं उसको 2 गुना कर सकता हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। सुनिए जी, जल्दी से जाइए और हमारा पुश्तैनी धन लेकर आइए। जाओ जाओ। यह सुनकर रीता ने धन की पेटी गधे के सामने लाकर रख दी। गधे महाराज, दिखाओ अपना कमाल, कर दो इसको 2 गुना। इस तरह नहीं मालिक, इसको दुगना करने की एक विधि है। मुझे रात के समय जंगल ले जाना होगा और एक पीपल के पेड़ के नीचे इस धन को गाड़ना होगा। उसके साथ ही आपको मुझे उसी पेड़ के साथ बांधना होगा। ऐसा करने से सुबह होने पर जब मैं सोकर उठूंगा तो जमीन ने गाड़ा हुआ धन 2 गुना हो जाएगा। यह सुनकर विजय और रीता बहुत खुश हुए। विजय ने वह धन की पेटी उठाई और गधे को लेकर जंगल पहुंचा। उसने धन को एक पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया और फिर गधे को उस पेड़ से बांधकर खुशी खुशी घर चला गया। वाह रीता, कल सुबह जब हम लोग उठेंगे तो हम दोनों शेख और सेठानी बन चुके होंगे।
ये आस लेकर वो दोनों सो गए। अगली सुबह जब इन दोनों की आंख खुली, दोनों घर से निकलकर जंगल की तरफ भागे। इनकी खुशी का आज ठिकाना नहीं था, लेकिन जैसे ही वह दोनों पेड़ के पास पहुंचे, वहां का नजारा देखकर वह दोनों हैरान रह गए। अरे ये गधा कौन गया? गधे महाराज, अरे गधे महाराज, आप कहाँ है? जी गधे को छोड़िए और खजाने को निकालिए, अब तो 2 गुना हो गया होगा ना। दोनों ने जमीन को खोदा और काफी खोदने के बाद उन्हें कुछ नजर आया। अरे ये क्या? गधे की नली। लो उठाओ इस 10 करोड़ की नली को और बन जाओ अमीर। तभी विजय की नजर सामने जमीन में पड़ी एक वस्तु पर जाती है। अरे ये क्या? ये तो एक चप्पल है। ये चप्पल तो मुझे कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। कुछ देर बाद विजय और रीता प्रधान जी के साथ सुरेश के घर पहुंचे। देखिए प्रधान जी, यह रहा सुरेश, और इसी ने मेरा धन चुराया है। सुरेश, मुझे पता है कि तुम कोई गलत काम नहीं कर सकते, लेकिन क्या मैं तुम्हारी चप्पल देख सकता हूँ? ये कैसा सवाल है प्रधान जी? ये रही मेरी चप्पल। यह तो एक ही चप्पल है, दूसरी कहाँ है? दूसरी चप्पल यह रही प्रधान जी, और मैं बताता हूँ ये कहाँ से मिली। कल रात मैंने अपना धन जंगल में गाड़ा था और इस सुरेश ने उस धन को निकाल लिया। खुशी में इसे यह भी पता नहीं चला कि इसने अपनी एक चप्पल वहां छोड़ दी, जो इस बात का सबूत है कि इसी ने मेरा धन चुराया है। क्या भैया, आप मुझ पर फिर से इल्जाम लगा रहे हैं? वैसे एक बात बताओ विजय, जहां तक मुझे याद है, तुम्हारे पिता का पुश्तैनी धन तो पहले ही चोरी हो गया था और तुम अब एक गधा मजदूरी करते हो, तो तुम्हारे पास ऐसा कौन सा धन कहां से आ गया? प्रधान जी की यह बात सुनकर अब विजय को अपनी पिछली कहानी याद आ जाती है और उसने समझ लिया कि अब वह और झूठ बोलकर सच को नहीं छिपा सकता। वो दरअसल मुखिया जी, असल में उस रात मैंने सुषमा को समझाया था कि वो सारा धन हमें अपने हिस्से में लाना होगा और उस सुरेश को सिर्फ वो बंजर जमीन दे देंगे। उस रात मैं चुपचाप जंगल गया और धन को निकालकर दूसरी जगह गाड़ दिया, और फिर अगले दिन सुरेश को घर से निकाल के मैं वह धन वापस अपने घर ले आया। धोखेबाज कहीं के। भैया, आपको सारा धन चाहिए था तो आप एक बार बोलकर तो देखते, मैं तो हंसते हंसते सारा धन आपको दे देता। लेकिन विजय, अब यह बता कि यह धन को वापस से जमीन में गाड़ने का क्या मतलब था? प्रधान जी, असल में मुझे एक जादुई गधा मिल गया था। उस जादुई गधे में यह शक्ति थी कि वह धन को दोगुना कर सकता था, और मैंने वह धन दोगुना करने के लिए ही पीपल के पेड़ के नीचे गाढ़ा था, लेकिन इस सुरेश ने उसे चुरा लिया। क्या? मैंने कोई चोरी नहीं की है भैया। अरे, तो फिर तेरी चप्पल वहां कैसे पहुंची? तभी रंग बिरंगी किरणें निकलने लगती हैं और उन्हीं किरणों के प्रकाश में वह दोनों गधे प्रकट हो जाते हैं। यह बात मैं आपको बताता हूँ। हम दोनों ही जादुई रहस्यमयी गधे हैं। मैं यहाँ सुरेश के पास पहुँचा और यह दूसरा गधा विजय के पास। विजय ने इस बार भी लालच किया और सुरेश ने मेहनत को चुना। विजय ने सुरेश के साथ धोखा करके जिस धन को हड़प लिया था, इसने उसी धन के लालच में वापस उसे जमीन में पहुंचा दिया। फिर हम दोनों ने उस धन को गायब किया और सुरेश की चप्पल वहां पहुंचा दी। ऐसा करने से यह विजय खुद सुरेश के पास आया और सारा जुर्म प्रधान जी के सामने खुद ही कबूल कर लिया। यह सुनकर सभी हैरान रह गए। तभी गीता ने गधों के आगे हाथ जोड़ लिए। मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन फिर भी बताइए कि आप हैं कौन? आपका असली रूप क्या है? यह तो एक रहस्य है। तुम सिर्फ इतना समझ लो कि भगवान ने तुम्हारा न्याय कर दिया। इतना कहकर वह दोनों गधे गायब हो जाते हैं और सामने वह धन की पेटी आ जाती है। तो अब कहो, अब क्या करोगे विजय? कौन है चोर और कौन है निर्दोष, बताओ। मुझे माफ कर दो सुरेश,
मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज से हम लोग साथ में रहेंगे और इस धन का भी आधा आधा हिस्सा आपस में बांट लेंगे, जैसे हमारे बाबूजी चाहते थे। मैं माफी चाहता हूँ। सुरेश और गीता ने विजय और उसकी पत्नी को माफ कर दिया। दोनों भाइयों ने धन को आधा आधा बांट लिया। अब दोनों भाई मिलकर जमीन पर जादुई बीजों की खेती करने लगे और उनकी सभी परेशानियां दूर हो गई।